जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का सेकंड महासंग्राम रिवीजन क्लास देख रहे हैं, जिसका आपका कोर्स टाइटल है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। इसके पहले एक वीडियो आ चुकी है महासंग्राम रिवीजन क्लास की। जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है कि हर एक विषय के 2 महासंग्राम रिवीजन क्लासेस आ रही हैं, जिसमें आपको हाफ सिलेबस करके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपके रिक्वेस्ट के अनुसार जो पीडीएफ नोट्स है वह टेलीग्राम चैनल पर भेज दिए जा रहे हैं। जैसे कि ये क्लास आएगी उसके तुरंत बाद आपको पीडीएफ नोट्स दे दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको अन्य नोट्स भी दिए जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भेज दिए जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपके नोट्स भेज दिए जाते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी से कोई भी रिलेटेड नोटिफिकेशन आता है वह भी आपको भेज दिया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें, वीडियो लाइक करें। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। इसके पहले हमने लगभग 50 प्रश्न बहुत ही अच्छे से देख लिए हैं। तो हम इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है, हित समूह किसे कहते हैं। हित समूह जो है वह प्रक्रिया है जिसके अनुसार शक्ति तथा समूहों की मांगों का निर्णय करने वालों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। हित निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। अर्थात अपने हितों को हम जिनसे मांग कर सकते हैं, जिनसे पूर्ण हमारा हित होगा, उनके सामने हम उनके समक्ष इसको प्रस्तुत करते हैं और अपने हित की मांग करते हैं। दबाव समूह इसके पहले हमने बताया हुआ था। कोई भी ऐसा समूह जो अपने हित को पूर्ण कराने के लिए दबाव डालता है, दबाव का एक प्रकार से तकनीक अपनाता है, वह दबाव समूह कहलाता है। विभिन्न साधनों को हमने बताया था। तो दबाव समूह और हित समूह में अंतर क्या है। तो हित समूह जो होता है प्रमुख रूप से अनुनयन साधन अपनाता है, एक प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से डिमांड करके अपने हितों को वह पूर्ण कराता है। परंतु जो दबाव समूह होते हैं वह सामान्यतः दबाव की तकनीकें अपनाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मतदान व्यवहार का क्या अभिप्राय है। मतदान व्यवहार का अभिप्राय यह है कि मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग में किन तत्वों से प्रभावित होता है। मतदान व्यवहार में सर्वप्रथम तो यह अध्ययन किया जाता है कि कौन से तत्व व्यक्ति को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित और कौन से तत्व इसे इस संबंध से निरुत्साहित करते हैं। अर्थात जो एक मतदाता है, एक व्यक्ति है, आप अपने गाँव में देखिए, उनसे समझे होंगे, आप अपने घर में ही समझे होंगे कि कोई एक व्यक्ति क्यों वोट देने जा रहा है। वह अपने जो प्रत्याशी को जिताने के लिए जा रहा है, क्योंकि वह हमें क्या करेंगे, वोट देने से अगर हम उनको जिता देते हैं तो हमारे हित के कार्य करेंगे। कोई ऐसे विचार से जाता है वोट देने, कोई जो है ऐसे भी लोग होते हैं जो 500, 10, 1000, 2000 रुपए लेकर उनको वोट देने जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपना एक प्रकार से कर्तव्य का पालन करते हैं कि हमें मतदान करना चाहिए, 100% मतदान हर जगह होना चाहिए। तो वह अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए और अपने अच्छे एक प्रकार से प्रतिनिधित्व के लिए चुनने के लिए वह वोट डालते हैं। तो विभिन्न प्रकार के अलग अलग लोगों के विचार होते हैं, तो उनको पता लगाने के लिए मतदान व्यवहार का एक प्रकार से अध्ययन किया जाता है। मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। कौन कौन सी चीज़ें जो हैं मतदान व्यवहार को प्रभावित करती हैं। जैसे कुछ कास्ट के हिसाब से वोट देते हैं, आपको पता होगा। जैसे कि कुछ बीजेपी के हैं, जैसे यादव को कहा जाता है, वो हमेशा के हमेशा लिए क्या करेंगे, समाजवाद के साथ रहते हैं, जो है समाजवादी अखिलेश यादव के साथ रहते हैं। तो कास्ट के हिसाब से भी लोग वोट करने जाते हैं। जैसे बीएसपी के लिए एससी लोगों को एक प्रकार से अभी तक माना गया है, हर एक जगह आपको सुनने को मिलेगा। तो जातिवाद के अनुसार मतदान व्यवहार प्रभावित होता है। नेतृत्व के अनुसार, कोई नेतृत्व करता अच्छा हो, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व किसी को अच्छा लगा तो उस नेतृत्व के लिए वोट देने जाते हैं। राजनीतिक स्थिरता और केंद्र में सुदृढ़ सरकार की आकांक्षा करके वह करते हैं और इसलिए प्रभावित होते हैं। दलों की विचारधारा, कार्यक्रम और नीति, और पांचवा क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति, यह सभी चीज़ें जो हैं मतदान व्यवहार को प्रभावित करती हैं। अगला प्रश्न, 1977 के लोकसभा चुनाव में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व क्या था। 1977 के लोकसभा चुनाव में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व जो है वह भारतीय जनता की लोकतंत्र को बनाए रखने की इच्छा और आकांक्षा तथा शासन की ज्यादतियों का विरोध करना था। अगला प्रश्न, 10वीं लोकसभा चुनाव 1991 में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। 10वीं लोकसभा चुनाव में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व में मंडल आयोग का रिपोर्ट, राम जन्मभूमि मंदिर विवाद, राजीव गांधी की
असामयिक हत्या एवं महंगाई, ये सभी चीज़ें जो है 10वीं लोकसभा चुनाव के मतदान व्यवहार को प्रभावित की थी 1991 में। 13वीं लोकसभा चुनाव जो है 1999 में, उसमें मतदान व्यवहार में प्रभावित करने वाले प्रमुख तथ्य कौन कौन से थे? तो 13वीं लोकसभा चुनाव में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व इस प्रकार हैं, जैसे कि विपक्ष द्वारा वाजपेयी सरकार गिराए जाने पर जनता की नाराजगी, कांग्रेस की गंभीर राजनीतिक भूलें, अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व, कारगिल मुद्दे, क्षेत्रीय भावनाओं के प्रति भाजपा की संवेदनशीलता और गठबंधन की राजनीति, यह सभी चीज़ें। अब 16वीं लोकसभा चुनाव जो 2014 में हुआ, मतदान व्यवहार को प्रभावित किस किस चीज़ों ने, किन किन तत्वों ने किया? तो सबसे पहला है प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सरकार की कमजोर स्थिति, दूसरा भ्रष्टाचार, महंगाई एवं बेरोजगारी, तीसरा नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व और जनता का उनके प्रति गुजरात मॉडल के विकास की आकांक्षा। जिस प्रकार उन्होंने गुजरात में विकास किया हुआ था, उसी प्रकार पूरे देश में एक प्रकार से विकास की आकांक्षा लेकर लोगों ने उन्हें वोट दिया हुआ था। 17वीं लोकसभा चुनाव जो कि 2019 में हुआ, उसमें मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले क्या तत्व थे? पहला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुशल नेतृत्व, दूसरा बालाकोट सर्जिकल एयर स्ट्राइक आदि। इसके बाद 2024 का हुआ, जिसमें आपको पता है विभिन्न जो हैं चीज़ें, तत्व जो हैं वह प्रभावित की, जैसे कि राम जन्मभूमि बनी और विभिन्न चीज़ें जो भी एयर स्ट्राइक किए नरेंद्र मोदी जी ने मतलब करवाए, यह सभी चीज़ें जो है प्रभावित की। तो अगला प्रश्न, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को बताइए। तो जाति की क्या भूमिका है भारतीय राजनीति में, जो कि होनी नहीं चाहिए, लेकिन हम देखेंगे भारतीय राजनीति में क्या जाति की भूमिका इस समय है। राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर निर्णय, जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार, मंत्रिमंडलों के निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व और जातिगत दबाव समूह। अगला प्रश्न, दिनेश गोस्वामी समिति ने चुनाव सुधार के लिए अपना सुझाव कब प्रस्तुत किया था? दिनेश गोस्वामी समिति ने चुनाव सुधार हेतु मई 1990 में अपना सुझाव जो है वह प्रस्तुत किया था। अब हम देखेंगे धर्म का क्या अर्थ है। वर्तमान में धर्म, पंथ, संप्रदाय, मत आदि शब्दों को अंग्रेजी भाषा के शब्द में रिलीजन का पर्यायवाची समझा जाता है, जो कि ठीक नहीं है। शब्द की उत्पत्ति की दृष्टि से धर्म का अर्थ क्या होता है? धारण करने वाला, अर्थात जो धारण करने योग्य हो वही क्या है? धर्म है। महर्षि वेदव्यास ने कहा है कि महाभारत के उद्योग पर्व में धर्म का अर्थ बताते हुए कहा है कि व्यक्ति, समाज, संस्था, प्रकृति, ब्रह्मांड, लोक परलोक सभी को धारण करने वाले जो नियम हैं वही क्या कहलाते हैं? धर्म कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, धर्म की राजनीति के दुष्परिणाम क्या हैं? धर्म की राजनीति का दुष्परिणाम यह है कि आज भारतीय राजनीति में धर्म का प्रयोग जो है वोट और सत्ता प्राप्ति के लिए किया जाता है। धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण हो रहा है। चुनाव में समर्थन प्राप्त करने के लिए धर्म का सहारा लिया जा रहा है। आप देख रहे होंगे वर्तमान समय में जैसे कि बीजेपी जो है वह अधिक से अधिक हिंदुओं का सपोर्ट कर रही है, मतलब उनके हित की बातें कर रही हैं। वैसे तो बातें वह सभी के हित की कर रही हैं, लेकिन हिंदू लोगों को एक प्रकार से उसमें ज़्यादा मिल रहा है। जो मुस्लिम हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन सभी का अलग अलग लोगों का इसे जिसमें धर्म के अनुसार जो है राजनीति देखने को मिल रही है। परंतु हमारी राजनीति में, भारत की राजनीति में धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए, ऐसा संविधान के अनुसार होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है पंथ निरपेक्षता। भारत का संविधान जो है वो पंथ निरपेक्ष है, किसी भी एक धर्म के धर्म निरपेक्ष है, किसी भी एक धर्म को विशेष अधिकार नहीं दे सकती है भारत के संविधान के अनुसार। तो हर एक धर्म के लोगों को, हर एक जाति के लोगों को समान ट्रीटमेंट देनी चाहिए और सभी लोगों का समान हित देखना चाहिए। अगला प्रश्न, पंथ निरपेक्षता का क्या अभिप्राय है? तो पंथ निरपेक्षता से अभिप्राय है कि सर्वधर्म समभाव, राज्य का अपना कोई पंथ नहीं, धर्म के नाम पर राज्य नागरिकों के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। अगला प्रश्न हमारा, पंथ निरपेक्ष राज्य की दो विशेषताएं लिखिए। पहला है पंथ निरपेक्ष राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। दूसरा, पंथ निरपेक्ष राज्य में पंथ अथवा धर्म के आधार पर राज्य द्वारा किसी धर्म विशेष का प्रश्रय नहीं दिया जाता। अगला प्रश्न, पंथ निरपेक्ष राज्य के पक्ष में दो तर्क लिखिए। तो पहला है पंथ निरपेक्षता जो है लोकतंत्र के आदर्श की पूरक है और दूसरा विश्व राज्य की प्राप्ति में सहायक होता है।
अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के पंथ निरपेक्षता संबंधी 4 प्रावधान बताइए। तो सबसे पहला है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, हर एक धर्म के लोगों को है। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। कतिपय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अंतःकरण की और धर्म का अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, अर्थात कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से किसी भी धर्म को अपना सकता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, जाति किसे कहते हैं। कूले के अनुसार, कूले महोदय ने क्या कहा है, जब वर्ग पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। मजूमदार एवं मदान ने कहा है कि जाति एक क्या है, बंद वर्ग कहलाता है। अगला प्रश्न, जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहली विशेषता है समाज का खंडनात्मक विभाजन, अधिकांश जातियों के व्यवसाय निश्चित, भोजन एवं सामाजिक सहवास प्रतिबंधित, जन्मजात, विवाह पर प्रतिबंध, ऊंच नीच एवं छुआछूत के नियम, यह सभी जाति व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न क्या है, वर्ग क्या है, वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग का तात्पर्य लोगों के ऐसे समूह से होता है जिन्हें संपत्ति, आय, व्यवसाय, शिक्षा और प्रभाव के आधार पर दूसरे समूहों से पृथक किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा 21वां, वर्ग की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। वर्ग विभाजन का रूप जो है अस्थायी नहीं होता, व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होने के साथ उसकी वर्ग की सदस्यता में भी परिवर्तन हो जाता है। अगला क्या विशेषता है, एक वर्ग के सदस्यों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति लगभग क्या होती है, एक समान होती है। अगला प्रश्न क्या है, ग्रामीण वर्ग संरचना को कितने भागों में विभक्त किया गया है। ग्रामीण वर्ग संरचना जो है वह मुख्य रूप से 5 भागों में विभक्त है। भूमि के बड़े स्वामी, छोटे भूस्वामी, भूमि के साथ बटाई पर खेती करने वाले जो कृषक हैं, पूर्णतः बटाई पर खेती करने वाले कृषक और भूमिहीन मजदूरों के वर्ग, यह जो है ग्रामीण वर्ग संरचना के 5 मुख्य भागों में विभक्त किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न, नगरीय वर्ग संरचना को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो नगरीय वर्ग संरचना को कुल 4 भागों में, उच्च वर्ग, संपन्न मध्यम वर्ग, साधारण मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग, यह 4 भागों में जो है इसे विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न क्या है, संजातीयता किसे कहते हैं। समाजशास्त्रीय अर्थ में एक संजातीय समूह वह होता है जो कुछ विशेष सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या वेशभूषा संबंधी भिन्नताओं के आधार पर अपने आप को दूसरे समूहों या समुदायों में पृथक समझने लगता है। पृथकता की इसी भावना को हम क्या कहते हैं, संजातीयता कहते हैं। संजातीयता के मुख्य आधार की बात करें तो सबसे पहला आधार है बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का भेद, जातिगत भिन्नताएं, धार्मिक विश्वासों की भिन्नता, सांस्कृतिक विविधताएं और समाज का वर्गों में विभाजन जो है संजातीयता के मुख्य आधार माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, भाषावाद क्या है। भाषावाद से तात्पर्य अपनी अर्थात विशेष क्षेत्र या राज्य के लोगों की भाषा को ही श्रेष्ठ मानते हुए दूसरी भाषाओं की उपेक्षा करना। भाषा के आधार पर प्रांतों की मांग भी इसमें शामिल है, अर्थात कोई भी, जैसे बिहारी लोग हैं मान लीजिए, वह अपने भोजपुरी भाषा को ही श्रेष्ठ माने और उस भाषा के अनुसार, भोजपुरी भाषा के अनुसार एक अलग प्रांत की मांग करने लगे, वही भाषावाद होता है। अगला प्रश्न, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया। संविधान के अनुच्छेद 344 के प्रावधान के अंतर्गत 1955 में वीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। क्षेत्रीयतावाद से आप क्या समझते हैं। क्षेत्रीयतावाद से तात्पर्य एक देश में या देश के किसी भाग में उस छोटे से क्षेत्र से है जो आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक आदि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागरूक हैं। साधारण शब्दों में क्षेत्रवाद का अर्थ किसी क्षेत्र के लोगों की भावना, उस भावना या प्रयत्नों से है जिसके द्वारा वे अपने क्षेत्र विशेष के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक शक्तियों में वृद्धि चाहते हैं। अर्थात कोई भी ऐसा क्षेत्र जो अपने लिए सिर्फ जो है विकास चाहता हो और क्षेत्रीयवाद करे, मतलब अपने ही लोगों का विकास चाहे, वह क्षेत्रीयवाद कहलाता है। क्षेत्रीयवाद के दुष्परिणाम की बात करें तो सबसे पहला दुष्परिणाम है विभिन्न क्षेत्रों के बीच संघर्ष और तनाव हो जाता है। स्वार्थी नेतृत्व संगठन का विकास होता है। राष्ट्रीय एकता को चुनौती मिलती है। क्षेत्रीय असंतुलन होता है। राज्य तथा केंद्रीय सरकार के बीच संबंधों का विकृत होना इसमें हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा 30वां प्रश्न है,
प्रसिद्ध समाजशास्त्री मजूमदार जाति किसे कहते हैं? मजूमदार एवं मदान के अनुसार जो है जाति एक बंद वर्ग है, और जाति की जो है अच्छे से हमने परिभाषा ऊपर पहले ही देख ली है। अगला प्रश्न हमारा, अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? समाज विज्ञान के विश्वकोश में कहा गया है कि अल्पसंख्यक का तात्पर्य एक ऐसे समूह अथवा वर्ग से है जिसे धर्म, प्रजाति, राष्ट्रीयता अथवा भाषा के आधार पर अलग मानकर अनेक अधिकारों से वंचित किया जाता है, वही अल्पसंख्यक कहलाते हैं। भारत में अल्पसंख्यक को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया गया है? तो धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक, मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में भारत में अल्पसंख्यक को जो है विभक्त किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? तो विंसेंट स्मिथ के अनुसार हम देखें तो एक सांप्रदायिक व्यक्ति या व्यक्ति समूह वह है जो प्रत्येक धार्मिक अथवा भाषाई समूह को ऐसी पृथकता जो है पृथक सामाजिक तथा राजनीतिक इकाई मानता है जिनके हित अन्य समूहों से पृथक होते हैं और उनके विरोधी भी हो सकते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूह की विचारधारा क्या कहलाती है? संप्रदाय या सांप्रदायिकता कहलाती है। अगला प्रश्न क्या है, दल बदल सांसद या विधायक, दल बदल किसे कहते हैं? किसी सांसद या विधायक का अपने दल अथवा निर्दलीय मंच का परित्याग कर किसी अन्य दल में जा मिलना तथा अन्य दल बना लेना या निर्दलीय स्थिति अपना देना अथवा अपने दल की सदस्यता त्यागे बिना बुनियादी मामलों पर सदन में उसके विरुद्ध मतदान करना ही क्या होता है? दल बदल कहलाता है। मान लीजिए कोई बीजेपी में है और वह जीत जाता है और बीच में सरकार बनाने के बाद वह क्या कर देता है? दल बदल करना चाहता है, अपनी सीट को वह कांग्रेस में मिलाना चाहता है या फिर अपने आप को निर्दलीय कर लेता है। मान लीजिए दल नहीं बदलता है, अगर वह सदन में जो है उसके विरुद्ध बोलने लगे, उसके विरुद्ध जो है अपना मतदान करने लगे, तब भी वह जो है दल बदल कहलाता है। दल बदल के प्रमुख कारणों की बात करें तो सबसे पहला है प्रभावशाली दलीय नेतृत्व का अभाव हो जाता है। दल बदल होने से पद लोलुपता हो जाती है, व्यक्तिगत संघर्ष होता है, धन का प्रलोभन होता है, विचारात्मक ध्रुवीकरण का अभाव हो जाता है। दल बदल के कारण में जैसे कि कोई भी बीजेपी में है, उन्हें क्या नहीं मिला? कोई अच्छा पद नहीं मिला, उन्हें लाभ का पद नहीं मिला, वह क्या करते हैं? लाभ के पद को प्राप्त करने के लिए दूसरी पार्टी में ज्वाइन हो जाते हैं। तो इन सभी कारणों से क्या होता है? दल बदल लोग करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, दल बदल के राजनीतिक परिणाम बताइए। तो दल बदल से शासन में अस्थिरता आती है, दुर्बल मिलीजुली सरकारों का निर्माण होता है, अल्पमत सरकारों का निर्माण होता है, नौकरशाही के प्रभाव में वृद्धि होती है, सिद्धांतहीन और नैतिकता शून्य राजनीति का सूत्रपात आदि जो है इसके परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के अनुसार किन परिस्थितियों में दल छोड़ना दल परिवर्तन नहीं माना जाएगा? जो है विभिन्न जो शर्त हैं, जैसे कि पहला, यदि किसी राजनीतिक दल के विभाजन पर उस दल के 1/3 सांसद या विधायक दल छोड़ दें तो उसे क्या नहीं माना जाएगा? दल बदल नहीं माना जाएगा। यदि किसी दल में विलय की स्थिति में उस दल में कम से कम 2/3 सदस्य जो है उसकी स्वीकृति दें तब भी उसे दल बदल नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, दल बदल पर पूर्ण रोक लगाने के हेतु 91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहली विशेषता है, दल बदल करने वाले सांसद या विधायक की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी, भले उनकी संख्या कितनी भी क्यों न हो। और दूसरा क्या बताया गया कि दल बदल करने वाला सदस्य किसी भी प्रकार का सरकारी एवं लाभ का पद नहीं प्राप्त कर सकता। तो क्या करेगा? जब लाभ का पद ही नहीं मिलेगा तो लोग दल बदल करना बंद कर देंगे। तीसरा है, सदन की सदस्यता हासिल करने के लिए पुनः चुनाव जीतना होगा, तभी वह क्या पाएंगे? कोई भी सदन की सदस्यता पाएंगे। अगला प्रश्न क्या है, संविधान द्वारा प्रदत्त राष्ट्रपति की शक्तियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वह निम्न है, जैसे कि कार्यपालिका की शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, सैनिक शक्ति, राजनयिक शक्ति तथा आपातकालीन शक्ति। विभिन्न शक्तियां जो है राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख कीजिए। इसको हमने आपको बताया ही है कि युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर और वित्तीय संकट, ये सभी चीज़ें आपको पहले ही बताई गई हैं और दूसरी भाषा में यहाँ पर आपको समझाने का बस प्रयास किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है 41 नंबर, अनुच्छेद 352 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है तो वहाँ पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी जाएगी।
आपात की उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सहमति आवश्यक है। आपात की उद्घोषणा जो है वह 1 माह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 352 क्या है? अनुच्छेद 352 के तहत अब तक कितनी बार राष्ट्रपति जो है शासन की घोषणा की है? अनुच्छेद 352 के तहत अब कल तक कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई है। सबसे पहले 1962 में भारत पर चीन द्वारा आक्रमण के कारण, 1971 में भारत पर पाकिस्तान के आक्रमण द्वारा, 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर कांग्रेस सरकार द्वारा लगाया गया था 352 के तहत आपातकाल। अगला हमारा है 356। संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करके उस राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकता है और इसकी स्वीकृति संसद से 2 माह के भीतर लेना आवश्यक होगा। इस प्रकार से आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन थे हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिए। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पर आपको PDF नोट्स दे दिया जाएगा, अच्छे से रिवीजन करिए, दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।